इतने बदतर हालात तो 90 के दशक में भी नहीं थे जैसे अब है। तो विवेक अग्निहोत्री को बता देना कि अब सीक्वल बनाए वो, और उसमें दिखाए कि भाजपा की सरकार फेल हो रही है। जो जुल्म डॉक्टर फारूक ने, राजीव गांधी ने कश्मीरी पंडितों पर नहीं किया, वो मनोज सिन्हा साहब की सरकार आज करती है, जब उन पर डंडे बरसाती है, जब उन पर टीयर गैस चलाती है। क्योंकि 32 वर्षों में कभी भी कश्मीरी पंडित पर एहतजाज करते हुए कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ था, कभी टीयर गैस नहीं बरसाए गए थे। ये दोनों चीजें अब की बारी इस हुकूमत में हुई है, जबकि हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पूरा देश एक खबर से बहुत बेचैन है। कश्मीर में, खासतौर पर वैली में कुछ टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं और इसमें टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम्स को या माइग्रेंट वर्कर्स को। और वहां एक बेचैनी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां फिर से कश्मीर पंडितों पर एक बुरा वक्त आ रहा है, मुसीबत का वक्त आ रहा है। ऐसा हम दिल्ली में रह करके जो मीडिया में जिस किस्म की कवरेज आ रही है वो उस तरह से महसूस हो रहा है। मुझे याद है कि जब गवर्नर थे जगमोहन साहब, उस वक्त में कुछ वाकयात हुए थे। उसके बाद ये एक वाकयात का जो तसलसल है, इसमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो आने वाली नहीं है, कोई बड़ी परेशानी तो आने वाली नहीं है। ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है, श्रीनगर से फ्रीलांस जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब। हमने अब से पहले भी आपकी मुलाकात उनसे कराई है कुछ इश्यूज पर। आज भी हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें थोड़ा सा वक्त दें। माजिद हैदरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जब हमारी आपकी बात हो रही है, तो 1 मई से अब तक 8 लोगों की टारगेट किलिंग की मीडिया रिपोर्ट्स अब तक आ चुकी हैं। आखिरी कुलगाम में, साउथ कश्मीर में एक बैंक मैनेजर को मारा गया है जो राजस्थान का रहने वाला था, विजय कुमार। ये वाकयात क्या कुछ बता रहे हैं? आप इनको किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब। ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता। कश्मीर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जितनी देर में हम, क्योंकि डिबेटों पर जाते हैं, जितनी देर में एक डिबेट हो रही होती है एक हत्या पर, उतनी देर में दूसरी हत्या हो जाती है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम विजय कुमार की बात कर रहे थे जिसकी कल सुबह हत्या हुई कश्मीर में। तो कल रात को ही कश्मीर में एक बिहारी मजदूर को भी मारा गया। और कल सुबह कश्मीर में शुपियन में एक धमाका हुआ था, उसमें जो एक 3 फौजी जख्मी हुए थे, उनमें से एक फौजी की जान चली गई, वो भी रात को, मतलब आधी रात को वो खबर भी आई है। तो कल दिन का जो हम सोच रहे थे कि एक हत्या हुई है, कल दिन में 3 हत्याएं हुई। तो कितनी किलिंग्स कश्मीर में हो रही है, आप यकीन कीजिए, मैं बतौर सहाफी अब मैं गिनती भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टोटल किसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है। और किसी को भी देखिए तो एक ताज्जुब की बात है, विजय कुमार साहब की हमने बात की, जो मारे गए बैंक मैनेजर राजस्थान के कुलगाम में। बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। आप देखिए सिक्योरिटी का जो कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क, राजभवन ने सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क करके रखा है। मैं इसलिए इतना सख्त और तलख अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजभवन ने अरे गैरे नथु खैरों को, चोरों चक्कों को सिक्योरिटी दी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन जिन लोगों की जान को खतरा है, लेजिटिमेट थ्रेट है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी। वो क्यों नहीं दी? वो मोदी सरकार को, मनोज सिन्हा साहब से पूछना चाहिए कि मोदी जी की छवि जम्मू कश्मीर की वजह से खराब क्यों हो रही है। क्योंकि आप देखिए जो कश्मीर में आज अगर हालात खराब हो रहे हैं, तो इसका जो एक इमेज है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की और अमित शाह जी की जो नया कश्मीर का ख्वाब है, वो ख्वाब खराब होता जा रहा है। उस ख्वाब पे दाग लगता जा रहा है। और वो किस वजह से लग रहा है? कि जम्मू कश्मीर में जो नाकस सरकार है उसकी वजह से। जी। तो अभी अभी क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नर ही होते हैं फैसला लेने वाले? जो कुछ सिक्योरिटी एजेंसियां, होम मिनिस्ट्री में कई लेयर पर काम होता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी देखिए, जो जब बेसिक चीज जो आती है वो स्मार्ट पोलिसिंग का मामला आता है। क्योंकि देखिए पिछले 32 साल से हालात तो इम्प्रूव ही हो रहे थे। 2-2.5 साल पहले तक हालात इतने इम्प्रूव हुए थे कि एक वक्त में यहाँ पे सिर्फ 34 मिलिटेंट। तो हालात कश्मीर में ऐसा नहीं कि हर दिन बदतर हो रहे थे, लेकिन हालात इस वक्त अगर बद से बदतर होते जा रहे हैं तो उसकी वजूहात है।
उसमें ये भी एक बड़ी वजह है जो आपने बड़े अच्छा सवाल किया, कि एक बड़ी ही वजह ये भी है कि जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस में जो सबसे कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स काउंटर इंसर्जेंसी के लिए माने जाते थे, वो सब साइडलाइन कर दिए गए। उसकी क्या वजह है, वो मोदी सरकार को तहकीकात करनी चाहिए कि जिन अफसरान का नाम है इसमें, जिन्होंने अपना नाम और फेम, नेम और फेम जिसे हम कहते हैं, कमाया है काउंटर इंसर्जेंसी में, वो तमाम नाम साइडलाइन कर दिए गए। क्या वजह हुई है? क्या कोई यहाँ पे ब्लैक शीप बैठे हैं जम्मू कश्मीर में जो कि प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करना चाहते हैं? क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये चीज सरकार को देखनी होगी। और दूसरी चीज आपने सही कहा, इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। इंटेलिजेंस फेलियर तो तब से है जब वो पुलवामा में सबसे बड़ा आज तक का धमाका हुआ। इंटेलिजेंस फेलियर तब भी था जब पठानकोट हुआ। इंटेलिजेंस फेलियर तब भी था जब उड़ी हुआ। और इंटेलिजेंस फेलियर उस दिन भी था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए, सांबा में, और उस दिन भी सुबह एक धमाका हुआ। अभी आप देखिए, वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी की यात्रा पे गाड़ी जा रही थी, उसमें भी एक धमाका हुआ कुछ रोज पहले, जिसमें 3 के करीब यात्री मारे गए, और अब एनआईए उसका प्रोब कर रही है। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। लेकिन उसके अलावा जब इसको टोटल देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो मुखिया रखे गए हैं वो मनोज सिन्हा जी रखे गए हैं, तो उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है जी। अच्छा, इसमें 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 कहीं कोई रोल जिनको नेशनल मीडिया सेपरेटिस्ट मिलिटेंट लीडर या इस तरह से जिनको की पहचान है, क्या उनका कहीं कोई रोल है? आपको क्या लगता है? देखिए, मिलिटेंट जो है तो मिलिटेंसी की वजह से तो अटैक हो रहे हैं, लेकिन अब अगर आप बताएंगे पॉलिटिशियंस का रोल, देखिए पॉलिटिशियंस को एक वक्त पे मोदी सरकार ने जेल भेजा, सब बड़े पॉलिटिशियंस को, फिर पिछले साल उन्हीं को चाय पे बुलाया जून के महीने में अपने घर। तो गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी क्लियर है नहीं कश्मीर पे इन्हें क्या करना है। देखिए, इनके पास एक पॉलिसी थी 370 हटाना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? कश्मीर आज की डेट में एक लेबोरेटरी बन चुकी है। वो लेबोरेटरी ऐसी है जहां पे पंडित विचारों को भी लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, हिंदू विचारों को भी लेबोरेटरी में लाया जा रहा है, और वो मारे जा रहे हैं इस लेबोरेटरी में। टेस्टिंग जो हो रही है ना, लेबोरेटरी टेस्टिंग जो हो रही है, इसमें बेचारा सबसे बड़ा जो इसमें गिनी पिग है, गिनी पिग वो चूहा होता है ना जी, सफेद रंग का, जिसपे टेस्ट किए जाते हैं। तो आज कश्मीरी भी गिनी पिग है, कश्मीरी पंडित भी गिनी पिग है, और जो बाहर से हिंदू आ रहा है यहाँ नौकरी करने, वो भी गिनी पिग है। बल्कि कश्मीरी पंडितों का तो मैं कह रहा हूँ, इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है, इनके लिए बंधुआ मजदूर पैकेज है। इन्हें बॉन्ड लिखवाया जाता है कि यार कश्मीरी पंडित, तुझे हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं 30-40 हजार की, उसके इसमें तुझे कश्मीर में आके नौकरी करनी होगी, तुम्हारी ट्रांसफर कश्मीर से बाहर नहीं होगी, तुम मरो जियो, जो तुम्हारे साथ होगा यही होगा, और हम सुनेंगे भी। हमारे कोई फिक्र नहीं कि तुम मारा जाएगा, और अगर तुम मरने के बाद तुम उस मातम में एहतजाज करेगा, तो आज की डेट में यही भाजपा की सरकार, यही मनोज सिन्हा जी की सरकार उन पे डंडे भी बरसाती है, उन पे टीयर गैस भी बरसाती है, और उन्हें फिर चार दीवारी में बंद करके रखती है। तो ये बहुत बड़ी एक जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन गई है टेस्ट करने की, और इस वक्त जो टेस्ट है उसमें सिर्फ कश्मीर गिनी पिग नहीं है, कश्मीरी मुसलमान पंडित भी गिनी पिग है, बाहर का जो विजय कुमार हमारा आया था जो कल रात को बिहारी मारा गया, वो भी गिनी पिग है। तो ये सब गिनी पिग्स पे टेस्ट चल रहा है। पता नहीं ये टेस्टिंग क्या हो रही है, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप एज ए जर्नलिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार, चाहे उसमें जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर, और जाहिर है वो एक सिस्टम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी उतनी ही जालिम है, साबित हो रही है। वो बहुत ही अहम है। तो फिर ये कश्मीर फाइल्स दिखाने की जरूरत क्या थी? या किसी और पर कीचड़ डालने की बात क्या थी? जो क्या क्या है वो जो नैरेटिव कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ बनाने की कोशिश की गई, यहां ऐसा लगता है कि उस नैरेटिव को मजबूत करने की शायद कोई एलिमेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सरकार के लोग हैं जो उनको एक तरह से उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो क्या कुछ है? थोड़ा सा, चूंकि आप कश्मीर में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी एक देखिए, लंबे इसमें, अरसे से। जी काजमी साहब, इसमें सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। सेफ्रन फोर्सेस की आइडियोलॉजी रही है ऑप्टिक्स की। ये परसेप्शन मैनेजमेंट पे जाते हैं, ऑप्टिक्स पे जाते हैं, इसको बोलते हैं ना, रियल लाइफ में ज्यादा जाते हैं, रियल लाइफ को भूल जाते हैं। ये उस विवेक अग्निहोत्री की नौटंकी में जो उसका बायोस्कोप था, उसमें इतना खो गए, उसको 300 करोड़ रुपए का बिजनेस भी दिया, और इतना ज्यादा खोई रही सरकार उसमें कि उन्हें पता ही नहीं रहा कि कश्मीर में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद कश्मीर फाइल्स का सीक्वल बन पाए। और उस कश्मीर फाइल्स में कहते थे जी डॉक्टर फारूक ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। भाई, इस वक्त तो भाजपा के हाथ में सरकार है। इतने बदतर हालात तो 90 के दशक में भी नहीं थे जैसे अब है। तो विवेक अग्निहोत्री को बता देना कि अब सीक्वल बनाए वो, और उसमें दिखाए कि भाजपा की सरकार फेल हो रही है, जो जुल्म
डॉक्टर फारूक ने, राजीव गांधी ने कश्मीरी पंडितों पर नहीं किया, वो मनोज सिन्हा साहब की सरकार आज करती है जब उन पर डंडे बरसाती है, जब उन पर टीयर गैस चलाती है। क्योंकि 32 वर्षों में कभी भी कश्मीरी पंडित पर एहतिजाज करते हुए कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ था, कभी टीयर गैस नहीं बरसाए गए थे। ये दोनों चीजें अब की बारी इस हुकूमत में हुई है, जबकि हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास है। तो आज की डेट में जो लोग बोल रहे थे जी डॉक्टर फारूक को कुछ करना नहीं आया, राजीव साहब को कुछ करना नहीं आया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या तीर मार रहे हैं? ये परसेप्शन मैनेजमेंट का जो इन्हें रियल लाइफ का मामला रखा है, अभी इस पे चौहान साहब पे स्टोरी बन जाएगी, अभी अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ फिल्म बन जाएगी, ये उन्हीं चक्रों में फंसे हुए, रियल लाइफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो ये जो एक देखिए, मैं फिर थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं कि जिस तरह से परसेप्शन बनाया गया है वो कश्मीर के बारे में, कश्मीरी मुसलमानों के बारे में तो है ही, उसको हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों के खिलाफ भी एक तरह से इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। मैं इसको यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मुसलसल नफरत बढ़ने का काम हो रहा है। और इस फिल्म को जिस तरह से सरकार ने एनकरेज किया था, बाकायदा टिकट के पैसे भी सरकार देगी, आप देख करके आओ। अब क्या कुछ है, अगली तैयारी क्या है? क्या इस वाकये के बाद कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या कुछ लोगों के सर पर इसकी जिम्मेदारी डाल करके कोई बड़ी कार्रवाई होने के इम्कान है? क्या कुछ देख रहे हैं आप आगे? जी, जो अभी इंसान एनालाइज कर रहा है वो ऐसा मामला है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे कश्मीर में बहुत से लोग सॉफ्ट टारगेट हैं और बहुत से लोगों को ऑलरेडी थ्रेट कॉल्स आ चुकी है कि भाई तुम्हारी जान को खतरा है। और काफी सारे केसेस में, न्यूमरस जिसे कि कहते हैं ना, बहुत सारे बेशुमार केसेस में पुलिस के एफआईआर भी है कि हाँ जी फलाने इंसान को, फिस्तानी शख्स को जान का खतरा है, इसको किसी भी वक्त मारा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे यही दोबारा से कह रहा हूं कि मनोज सिन्हा जी की सरकार उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे रही। आप देखिए, राहुल भट्ट जो था, जो कश्मीरी पंडित, जो बडगाम में कुछ रोज पहले 12 मई को मारा गया, 32 वर्षों में पहली दफा है कि सरकारी दफ्तर के अंदर घुस के मारा गया। ये जो टीचर मारी गई, जो कुलगाम में मारी गई, कुलगाम को हम मिलिटेंसी का हॉटबेड कहते हैं अभी, तो कुलगाम में एक हिंदू महिला को ड्यूटी पर क्यों रखा गया? वो भी एक जंगल जैसी जगह में, जहां पे उसको मार करके वो भाग गए मारने वाले। ये जो विजय कुमार था, ये तो कॉमन सेंस है भाई, पूरे मुल्क भर में कहीं भी बैंक के बाहर सिक्योरिटी होती है, इस बैंक के बाहर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो इनको कोई, इनका देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर में सरकार है ना, ये दो चीजों में बिजी रही है। मैं अक्सर लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ, इनको सिंगिंग एंड डांसिंग चाहिए, म्यूजिकल कंसर्ट, डांसिंग कंसर्ट, ये उसमें इतना ज्यादा बिजी रहे कि ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में ये भी मामला है कि यहाँ मिलिटेंसी भी है, लोगों की जान को खतरा है, कभी भी हालात बदल सकते हैं। लेकिन ये नाच गाने में इतना मगन रहे पिछले 2 साल से कि ये वो हकीकत भूल गए। जी, तो जब कश्मीर पर में पोस्टिंग पर जाता है कोई जिम्मेदार किसी मुल्क के दूसरे हिस्से से, क्या वो कश्मीर को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझ करके एंजॉय करके वापस आना चाहता है? किसी की जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए उसकी उसे परवाह नहीं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो मामला है। एक तो है कि टूरिज्म अलग चल रहा है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित अपना नौकरी करने कश्मीर आ रहा है, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं, उसकी जान को खतरा है। जो हमारा हिंदू भाई यहाँ आ रहा है, उसकी जान को खतरा है। लेकिन सरकार उनकी जान को बचाने के लिए क्या कर पाई है पिछले 2.5 साल में? ये भी ये देखिए एक सवालिया एक बनता है ना कि क्या किया है इनकी जान बचाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। नाच गाने के बहुत कंसर्ट हो रहे हैं, आज भी होंगे, कल भी होंगे, होते रहे हैं। पिछली दफा आपको याद होगा, अक्टूबर में ऐसी एक स्पाइक हो गया था टारगेटेड किलिंग्स का। तो अक्टूबर में एक ही दिन में एक श्रीनगर के स्कूल में 2 गैर मुस्लिम मारे गए थे, दीपक चंद और एक महिला उधर हत्या की गई। और उस दिन ऐसी वेव थी कि सब चैनल दिखा रहे थे कि पूरा देश मातम मना रहा है। लेकिन उसी दिन शाम को राजभवन ने जश्न डल इनॉग्रेट किया, 2 दिन का जश्न डल का फेस्टिवल। तो यहाँ पे नाच गाने के साथ सरकार बहुत बिजी है, वो उनको इन चीजों की परवाह नहीं है। तो जान जाएगी, वो किसी निहत्थे की जाएगी, सॉफ्ट टारगेट की जाएगी। और मैं सबसे पहले समझ नहीं पाता जी ये सॉफ्ट टारगेट क्या होता है। कोई भी इंसान एक मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, सॉफ्ट टारगेट क्यों होना चाहिए? सिक्योरिटी अपैरेटस क्या है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है? कोई भी सॉफ्ट टारगेट क्यों बने? सिद्धू मूसावाले भी पंजाब में क्यों मरा? कल वहां एक और लड़के की हत्या हुई पंजाब में। क्यों ऐसे हालात बन रहे मुल्क भर में? आप देखिए, आप कहेंगे कश्मीर में जो है वो आतंक है। भाई, सिद्धू मूसावाले को भी तो आतंकियों ने मारा, उसे आप गैंग क्यों कहते हैं? वो भी तो एक्ट ऑफ टेररिज्म है।
तो ये सारी चीजें डिफाइन करनी होंगी सरकार को। जब तक वो नहीं होगा, या हमें बेचारा निहत्था मारा जाएगा। जी। तो अभी क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रही? मैं जो समझ पा रहा हूं आपकी बातों से वो ये कि ये म्यूजिकल कंसर्ट और कल्चरल इवेंट्स ये करके आम तौर पर बाहर की दुनिया को ये दिखाना कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है और टूरिस्ट यहाँ पर आए हम वेलकम करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो वाकयात हो रहे हैं, जो टारगेट किलिंग्स के हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई खास काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या इसमें खुद एक कंट्राडिक्शन है? चूंकि जाहिर है मीडिया के जरिए कंसर्ट की खबर नहीं जाएगी अगर उस दिन कोई किलिंग हो जाएगी, तो सरकार की वो कोशिश जो आमतौर पर बाहर के लोगों को दिखाने के लिए कि यहां सब कुछ खैरियत है, वो नाकाम हो जाएगी। तो क्या प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रही सरकार, या कहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको ये हाइक ही चाहिए? क्या कुछ है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। प्रायोरिटी सरकार समझ नहीं पा रही है। क्या जम्मू कश्मीर में सबसे पहले सिक्योरिटी नेटवर्क ऐसा बढ़ाना है कि उसके बाद आप पीस और प्रोस्पेरिटी की बात करें, और जब अमन है उसके बाद आप नाचे गाएं, दिन भर आप नाचे गाते रहें। लेकिन इन्हें क्या किया, इन्हें सबसे पहले नाचना गाना दिखाना शुरू किया, क्योंकि यही बात है, ऑप्टिक्स है, परसेप्शन मैनेजमेंट, दुनिया को दिखाना है जी कश्मीर सारा जो है वो नाच गाने में मगन है, उनको किसी चीज की फुर्सत ही नहीं है उसके अलावा। लेकिन हकीकत तो यह है कि कश्मीर में लाशें गिनने का हिसाब भी इंसान भूलता जा रहा है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। मिसप्लेस प्रायोरिटीज में इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने कहा लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में मिसप्लेस प्रायोरिटी हो सकती है। टेस्टिंग हो रही है ना अभी, टेस्टिंग अभी पता नहीं है कितने साल चलेगी है। तो जब तक, देखिए इसमें अब एक सीरियस बात है, हमने हमने सरकार की तनकीद भी की, लेकिन जो कश्मीर में हालात हैं उसका जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मोदी जी की कमिटमेंट पे पड़ता है, अमित शाह जी की कमिटमेंट पे पड़ता है कि नया कश्मीर का ख्वाब जहां पीस, अमन होगा, शांति होगी, खुशहाली होगी, तरक्की होगी। तो सबसे पहले ये जो हालात खराब हो रहे हैं, ये इनकी छवि पर सवालिया ये निशान बनते हैं। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, इन दोनों को बैठ करके सीरियसली देखना चाहिए कि ये मामला ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और चीज देखिए, कल एक और एक नोटंकी हुई भाजपा की तरफ से। वो नोटंकी क्या थी कि यहाँ के जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जी के पार के पड़ोसी मुल्क में एक रेड वेव कॉन्स्पिरेसी है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही। अब एक रेस्पॉन्सिबल इंसान ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, लेकिन भाई रविंद्र रैना जी सरकार नहीं है, वो पार्टी में है लेकिन वो सरकार में नहीं। अगर ऐसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि कश्मीर में अभी तक 2 दर्जन के करीब इस साल लोग मारे गए टारगेटेड किलिंग्स में, तो सरकार इस पे अनाउंस क्यों नहीं कर रही? सरकार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दे रही? राजभवन या नई दिल्ली इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दे रही? बल्कि मैं तो कहूंगा राजभवन की नहीं, नई दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे और पूरे मुल्क को बताए कि भाई तुम सबों को हमें खतरा है कि टारगेटेड किलिंग कहीं पे भी हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस वक्त जिसका नाम रेड वेव है। लेकिन हमारी सरकार ने तो चुप्पी ठारी है, हमारी सरकार के मुंह में दही जमा है। बयान कौन दे रहा है? रविंद्र रैना जी दे रहे। भाई रविंद्र रैना जी को किसने कहा? पहले सरकार उनसे पूछे, एक इंक्वायरी होने किसने कहा? और अगर सच है तो सरकार इस पे ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दे कि भाई ऐसे हालात है। ये तो नहीं चलता ना, कोई मजाक नहीं होता मुल्क चलाना कि इतने सीरियस मामले पे रविंद्र रैना जी बयान दे दे। ये तो कोई, मैं तो इसे कहता हूँ, एक इतने सीरियस बयान पे एक पॉलिटिशियन बयान दे तो ये नौटंकी बन जाती है। तो सारा आप देखिए, ये सारा मामला जो है कंफ्यूजन है, क्योस है। और इसी वजह से जब इतना ज्यादा क्योस और कंफ्यूजन हो कि जो काम सरकार ने करना है वो कोई पॉलिटिशियन कर रहा है जो सरकार का हिस्सा भी नहीं है। देखिए भाजपा की सरकार है लेकिन रविंद्र रैना जी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी नहीं है। तो जब इतना सारा क्योस है, इतना सारा मिसप्लेस प्रायोरिटीज है, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की इस टेस्टिंग लेबोरेटरी में ऐसे हालात हो रहे हैं कि जिस दिन हमारे माननीय वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी जी जम्मू आए थे, उस दिन जम्मू में एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद माता वैष्णो देवी के दौरान भी ब्लास्ट हुआ। कश्मीर में हालात क्या है? तो ये सब जब आप देखेंगे आप बताएंगे कि कश्मीर में जो हालत है, जम्मू कश्मीर की जो इनफैक्ट हालत है, बहुत तशवीशनाक है। और मोदी सरकार को इस पे बड़ी ही सीरियसली सोचना होगा कि क्या इकदाम उठाए जाए जिससे कि कम से कम सबसे पहले भाई इंसानी जाने बचे। मुसलमान भी मारा जा रहा है, हिंदू भी मारा जा रहा है, कश्मीरी भी मारा जा रहा है, बिहारी भी मारा जा रहा है। सबसे पहले सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, नाच गाना छोड़ दो, अमन छोड़ दो, खुशहाली छोड़ दो, सबसे पहले जाने बचाओ। जाने बचाने की रणनीति होनी चाहिए और उसी पे सबों का फोकस होना चाहिए। अच्छा, आप लंबे अरसे से पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं। आपने वो जगमोहन जब गवर्नर थे वो दौर भी देखा होगा जरूर। उसमें और अब में
यानी उसके पहले के हालात में और अब के हालात में कितना क्या कुछ सिमिलरिटी है या डिफरेंट है? क्योंकि अब एनमास बाहर निकलने की बातें शुरू हो गई हैं कि कश्मीरी पंडित वहां से फिर छोड़ करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जो मुहाजिर वर्कर हैं वो बाहर निकलने की का ऐलान करने लगे हैं। उस वक्त में और इस वक्त में अगर आप कंपेयर करें तो सिचुएशन किस तरह से आप उसको बताएंगे? देखिए जी, वो 90 का जो मामला है वो बचपन की यादें हैं उस वक्त की, कि जो हालात उस वक्त थे, जो सनसनी, जो तशवीश उस वक्त होती थी, वही आज की डेट में कश्मीर में वही है, बल्कि उससे बदतर। क्योंकि उस टाइम अगर एक आध किलिंग होती थी, आज दिन में 3 किलिंग्स भी होती है, 4 किलिंग्स भी होती है, और हर इंसान को खतरा लग रहा है अपने आप को कि कौन मारा जाएगा, किसके हाथों मारा जाएगा, वो पता भी नहीं चल रहा। तो वो जो मामला था, मैं कहूंगा कि उस टाइम हम कहते हैं जगमोहन एक फेलियर था, लेकिन आज का जो राजभवन है उससे बड़ा फेलियर, क्योंकि उस टाइम जगमोहन नाच गाने, म्यूजिकल कंसर्ट्स, कल्चर इवेंट्स नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था यहाँ हालात वैसे नहीं है। लेकिन आज हमारा राजभवन नाच गाने, कल्चर कंसर्ट से सर इतना बिजी है कि वो दिखाना चाहता है एक इमेज कि भाई कश्मीर में सब हंकी डोरी है, ये कहीं कोई किलिंग विलिंग नहीं हो रही है, और हम लाशों की गिनती भी बोलते जा रहे तो हैं। अच्छा, एक 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 सवाल जो है वो बहुत ही अहम मुझे लगता है समझने के लिए, हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे। पिछले कुछ बरसों में, कुछ मुद्दत से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी को पर कोई दोनों तरफ से कोई कार्रवाई ना हो, फायरिंग ना हो, इस किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके बाद वाकयात भी कम हुए हैं। और अब आम तौर पर नई दिल्ली सरकार की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी इल्जाम नहीं लगाया जाता। ऐसे वक्त में जबकि बॉर्डर, अगर उनके स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो बॉर्डर सेफ है, वहां से कुछ नहीं हो रहा है। उधर हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, यह भी इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो फिर यहां अंदर ही कश्मीर में ये सब क्यों कुछ हो रहा है? क्या है ये सिचुएशन क्यों ऐसी बिगड़ती जा रही है? वो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हम्म। देखिए, सरकार ने चुप्पी धारी हुई है कि बॉर्डर्स पे सीज फायर है, बिल्कुल सीज फायर है, लेकिन यही हम देखते हैं हर 2 दिन बाद खबर आती है कि ड्रोन आया, ड्रोन से हथियार गिराए गए। टनल थी सांबा में, वहां से हथियार आ रहे थे। तो ड्रोन का और टनल्स का इन्फिल्ट्रेशन का मामला तो चल ही रहा है। अभी हमने पिछले दिनों देखा उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन रेड हुई। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि पुंछ में वहां पे एक फौजी अफसर वहां पे जख्मी हुए जब वहां ब्लास्ट हुआ एलओसी के नजदीक। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सीज फायर जी सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन भी चल रही है, और आर्म्स का जो आना ड्रोन्स के थ्रू है। अभी पिछले हफ्ते ही ड्रोन जो पकड़ा गया वहां पे, जो पुलिस ने इनफैक्ट मार गिराया वहां पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, तो उसमें 15 के करीब स्टिकी बॉम्ब्स थे और ग्रेनेड्स थे। कोई 25 किलो का उसमें पेलोड था उस ड्रोन में। तो वैसे वैसे कितने अभी तक ड्रोन आए, और वो परसों का जो पेलोड था उसपे पुलिस ने ही कहा, न्यूज चैनल से स्टोरीज की, कि ये इनका टारगेट यात्रा था और इनका टारगेट कश्मीर है। तो कितने ड्रोन वैसे आते हैं, कितनी वैसी टनल्स हैं, सरकार इस मामले पे चुप क्यों है? हमारी और एक एजेंसियां, बात, हम क्या हमारी एजेंसियां कुछ बता पाती हैं कि ये ड्रोन के ओरिजिन कहां से है? सैटेलाइट इमेजेस के जरिए तो आजकल बहुत ही आसानी से, जल्दी से इंफॉर्मेशन मालूम हो सकती है कि कहां से ड्रोन उड़ा और कहां पहुंचा। ऐसी कोई कहीं कुछ बताया जी जा रहा है देखिए क्या? देखिए, ये भी एक आयरनी है इसमें। हमें न्यूज चैनल कहते हैं कि जी ये ड्रोन पाकिस्तान से आ रहा था, लेकिन सरकार इस पर कभी अपना एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं देती कि ड्रोन कहां से आया, कैसे आया। और पाकिस्तान या पड़ोसी मुल्क के साथ और चाइना के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, इस पे सरकार को एक फॉर्मल, एक पेपर इजरा करना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए भाई ये हमारा दोस्त है या कि हमारा दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा उस मामले पे। तो आप देखिए, साल भर से तो टोटल दही जमा हुआ है मुंह में कि पड़ोसी मुल्कों का नाम नहीं लिया जाएगा। लद्दाख का आप देखिए क्या हाल है। लद्दाख में अभी भी आप देखिए, वहां पे पीएलए की जो उनकी जो आर्मी है वहां पे, वो आ रही है, वहां पे ड्रैगन्स आ रहे हैं। तो अभी जो हमारा वहां पेंगोंग लेक का मामला है, फिंगर 5 और फिंगर 3 के बीच में जहां तक स्टेक्स होते थे, उससे आगे चाइना आ रहा है। उस पर भी कोई स्टेटमेंट इजना नहीं हो रही है। जो पड़ोसी मुल्क है उसके मामले हमने चुप्पी धारी ली है। हम सिर्फ बात क्या करती है, हम लोग यहाँ पे ज्ञानवापी के साथ बिजी रखा है लोगों को। अजान बैन, हिजाब बैन, हलाल बैन, जो कोई मुसलमान जहां पे कहीं टारगेट हो सके, मुसलमान के इश्यूज में ऐसा फंसा के रखा है
कि जो बेसिक जो मामलात हैं जिससे कि मुल्क को खतरा हो सकता है, उस पर सबों के मुंह में दही जमा होगा। ये हकीकत है इस मामले। ये बहुत ही अहम बात है। बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही मुख्तसर सा जवाब मैं चाहता हूं कि जब पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ, तो उस वक्त एक बात सामने आई थी कि इजराइल की तरफ से ये हथियार आ रहे हैं सरकार के लिए, और इजराइल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, शायद मशवरों के लिए भी। क्या क्या कुछ कहीं कुछ उस तरह के इशारे भी मिलते हैं? क्या है, देखिए, एक आम कश्मीरी जो अपने आसपास लोगों को मरता हुआ देख रहा है, जो अपने आसपास बच्चों को रोता हुआ देख रहा है, उसमें मजहब की कोई जरूरत नहीं है ये जानने की कौन किस मजहब का है। ऐसे वक्त में क्या कुछ उस तरह की, चूंकि मेरा अपना तज्जिया है, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, कुछ चीज़ों को किसी हद तक जानता हूं कि कुछ बाहरी ताकतें, वो ताकतें जो मुल्कों के अंदर खलफिशार पैदा करती हैं, दोस्त बन के आती हैं, और उसके अलावा पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी कराती हैं ताकि हथियार बिके। क्या वो एलिमेंट भी कहीं कुछ है कश्मीर की सिचुएशन के साथ? जी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल है जी। वो अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के इजराइल तक, वो हर तरफ से हमारे मुल्क में वो मामले हैं जो कि मिसलीड भी करते हैं सरकार को, और कहीं ना कहीं एक किस्म की एक हॉस्टेज सिचुएशन में ले आते हैं कि नहीं जी, उनके साथ हालात थोड़ी ठीक नहीं है, इनके साथ हालात ठीक करने हैं। और एंड में क्या होता है, सारा आर्म्स डील का मामला होता है। और जहां तक देखिए इजराइल का मामला है, इंडिया हमेशा स्ट्रेटेजिकली, कल्चरली, कन्वेंशनली इजराइल से दूर रहता था। उसकी एक वजह है कि मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो इजराइल के खिलाफ है, फलस्तीन की वजह से और मस्जिद अक्सा की वजह से। फलस्तीन सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो दुनिया के हर मुसलमान के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए भी उसके अकीदे का, उसके ईमान का हिस्सा है। क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है, मस्जिद अक्सा पर एक इलीगल ऑक्यूपेशन है इजराइल की। तो हम ये नहीं कह सकते, हम कभी भी कश्मीर के मसले को फलस्तीन से नहीं जोड़ सकते, हम कभी भी चाइना के मसले को फलस्तीन से नहीं जोड़ सकते। फलस्तीन के साथ हमारा ईमान का हिस्सा, हमारा तकाजा है, और उस वजह से हम हमेशा भारत सरकार को कहते हैं कि आप इजराइल से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखें। और हम ये भी जानते हैं कि इजराइल का हमेशा एक मकसद रहता है कि जहां पर भी कोई मुसलमान है उसे जरर पहुंचाना है। तो ये एक लुकी छुपी, ये नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ओपन सीक्रेट है। हमारा हमेशा रहा है कि जैसे देखिए, बीजेपी की सरकार ने इजराइल से टाइज बहुत इंप्रूव किए, लेकिन उससे हमारे मुल्क को फायदा नहीं हुआ है। उससे फायदा अमेरिका को डिफेंस डील्स में हो रहा है, इजराइल को डिफेंस डील्स में हो रहा है, या बाकी फॉरेन मुमालिक हो रहा है। इंडिया को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ इट इजराइल के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और उस अमेरिका के साथ भी हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, बड़ा हाथ मिलाने जाते हैं, जिस अमेरिका को तालिबान ने हरा दिया। भाई, अमेरिका को हम सुपर पावर कहते थे, उन्हें वो जो बंदूक हाथ में लेके, जिनके पास कोई जहाज नहीं, कोई मिसाइल नहीं, उन्हें बंदूक से अमेरिका को हराया, और फिर भी हम अमेरिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। भाई, ये हमें स्ट्रेटेजी, जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, बदलनी होगी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स दुनिया का चेंज हो चुका है, ये हमें समझना होगा, मानना होगा। हमें फॉरेन पॉलिसी नए से इवॉल्व करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने कई सवालों के जवाब बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से, रियलिस्टिक, और श्रीनगर में रहने वाला इंसान जो कुछ बता सकता है वो आपने सब कुछ बताया। आपने ये भी बताया कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसने मुल्क स्टेट की, कश्मीर की सिक्योरिटी को एक तरह से उन्होंने बहुत ही निकम्मा बना दिया, ख़राब बना दिया। जो अच्छे पुलिस अफसरान थे उन्हें अलग हटा दिया। और ये भी आपने बताया कि हुकूमत ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि कश्मीरी पंडितों पर, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मुल्क के लोगों को, खासतौर पर अंधभक्तों को, यह समझना चाहिए कि यह सरकार उन बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ भी है या नहीं है, यह समझना जरूरी है। कश्मीर फाइल्स देख करके दिमाग में कोई भी शैतान बिठा लेना बहुत आसान है, जो बहुत सी ताकतें बिठाना चाहती हैं। ये आपने बहुत ही क्लियर किया। और आपने ये भी बताया कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रहे कि हम दुनिया को यह दिखाएं कि यहां म्यूजिकल हो रहा है या यहाँ लोग कत्ल हो रहे हैं। तो इसके बीच में सरकार प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रही। और आपने ये भी बताया कि बाहर की जो ताकतें हैं वो मुल्क के खिलाफ काम करती हैं, और इन हालात से हथियार बेचने वालों का ही
फायदा होता है, मुल्क का फायदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने श्रीनगर से हमारा साथ दिया। और मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शक आपको जरूर सुनना चाहते हैं, कभी कभी हमें वक्त दे देते हैं आप, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।